परासरण नियंत्रण तथा परासरण नियमन अमीबा में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो परासरण नियंत्रण तथा परासरण नियमन का कार्य कंप्लीट करने के लिए अमीबा में कौन सा कोशिकांग होता है, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, अब देखिए संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालता है। ताजे अथवा अलवड़ी जल जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, अलवड़ी जल जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। लवड़ी जल जो होता है वो कहाँ होता है, समुद्र में होता है। ठीक है, ताजे अथवा लवड़ी जल में पाए जाने वाला अमीबा तथा प्रोटोजुआ संघ के अन्य भी सदस्य यह क्रिया करते हैं। तो ताजे जल में जो प्रोटोजुअंस पाए जाते हैं वे सभी यह क्रिया करते हैं। कौन सी, परासरण नियंत्रण या परासरण नियमन, एक ही बात है। देखिए अमीबा में परासरण नियंत्रण या परासरण नियमन या जल नियमन या नियंत्रण कह सकते हैं, इसको हम आस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, आस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। समझ गए। अमीबा का कोशिका द्रव्य बाहरी अलवड़ी जल से सदैव अति परासरी रहता है। अमीबा का जो कोशिका द्रव्य है वो बाहरी अलवड़ी जल से हमेशा अति परासरी रहता है। अति परासरी का मतलब समझ रहे हो, अति परासरी मतलब हाइपरटोनिक। पहले ये समझिए अति परासरी क्या होता है। अति परासरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अति परासरी का मतलब ये होता है जैसे ये अमीबा है, अब ये जल के अंदर है। कौन से जल के अंदर है, अलवड़ी जल के अंदर है। कैसा, इसके चारों जल कैसा है, अलवड़ीय है। तो जल जो है, जल और जल के साथ अन्य अणु हैं वो कहां जाएंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, अति परासरी, हाइपरटोनिक। समझ गए नहीं? क्यों राना? अति परासरी का मतलब समझ गए, हाइपरटोनिक का मतलब जब अमीबा को अलवड़ी जल में डाला गया, अलवड़ी जल समझ रहे हो जिसमें लवण ना हो, तो पानी के अणु के साथ साथ अन्य भी अणु कहां जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे। तो अमीबा का कोशिका द्रव्य, अमीबा के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है ना। अमीबा का कोशिका द्रव्य अलवड़ी जल में सदैव अति परासरी या हाइपरटोनिक रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बाहरी जल जो है निरंतर कोशिका के अंदर आता रहता है। बाहर का जल जो है निरंतर कोशिका के अंदर आता रहता है। तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो जल, जिसके फलस्वरूप जल निरंतर परासरण द्वारा अमीबा के शरीर में प्रवेश करता रहता है। कुछ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विशेष रूप से खाद्य रिक्तिकाओं में जब पाचन होता है तब भी जल का उत्पादन होता है। एक तो जल बाहर से अंदर जा रहा है, दूसरा जब पाचन होता है तब कुछ जल की मात्रा का उत्पादन होता है, जल का निर्माण और होता है। तो कोशिका में कहीं न कहीं रूप में जल की मात्रा बढ़ रही है ना, कोशिका में जल की मात्रा बढ़ रही है। अमीबा में एक विशेष प्रकार का एक कोशिकांग पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। यही अनावश्यक जल, बेकार का जल या आवश्यकता से अधिक जल क्या करता है, इसके अंदर संचित कर लेता है। कौन, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका ही इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संकुचित होती है। फिर सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल, जैसे हमारा हृदय करता है सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल, ऐसे करता है।
ऐसे ही संकुचनशील रिक्तिका करती है। तो सिस्टोल करती है संकुचनशील रिक्तिका, तो क्या होता है, इसमें पानी भर रहा है। अब यह जा करके कोशिका कला के पास में जा करके और फट ऐसे संकुचित होती है ना, सिस्टोल होती है, तो क्योंकि इसके अंदर पानी भरा है तो इसकी कला जो होती है वो फट जाती है। कहाँ पे जा करती है, किनारे पे जाकर फट जाती है और अनावश्यक जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण नियंत्रण कह सकते हैं, परासरण नियमन कह सकते हैं, या जल नियमन कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। या अतिरिक्त जल को एकत्रित कर संकुचनशील रिक्तिका समय समय में कोशिका के बाहर फट करके उस जल को नियंत्रित करता है। इस प्रकार यह अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निष्कासित करता है। इसके फट कर समाप्त होने की अवस्था क्या कहलाती है, सिस्टोल, जो अभी बताए थे। प्राकुंचन कह सकते हैं या सिस्टोल। भाई कब फटती है, जब जो है वो सिस्टोल होती है तब संकुचनशील रिक्तिका फट जाती है। ठीक है, तो ये अवस्था क्या होती है, सिस्टोल की अवस्था होती है या प्रकुंचन की अवस्था होती है। तथा पुनः जो है उत्पन्न होकर बड़ा आकार प्राप्त कर लेने के बाद वो क्या कहलाता है, प्रसार या डायसिस्टोल कहलाता है। तो प्रसार तो धीरे धीरे होता है, जिसको डायसिस्टोल कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जल भरता है ना, तो क्या होता है, डायसिस्टोल होता है। इस तरीके जब पूर्ण रूप से डायसिस्टोल हो जाता है, इसमें अनावश्यक बेकार का जल या आवश्यकता से अधिक जल जब भर जाता है, ठीक है, तो ये एकदम थोड़े भरता है, धीरे धीरे भरता है। ठीक है, और फिर जो ये भर जाता है तो ये किनारे जा करके प्लाज्मा लेमा या कोशिका कला के पास जा करके और एकदम ऐसे पिचकती है तो फट जाती है। तो सिस्टोल क्रिया जल्दी होती है, डायसिस्टोल धीरे धीरे होती है। समझ गए? तो अतः शरीर में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखने एवं उसकी अनावश्यक मात्रा को बाहर निष्कासित करने की क्रिया ही पराशर नियंत्रण जल नियमन या पराशर नियमन कहलाती है। ये तो हो गई अलवड़ी जल की बात। अगर अमीबा को हमने अलवड़ी जल में रखा है तो ठीक है, अगर इसको हम लवड़ी जल में रख दें, इसको हम लवड़ी जल में, अर्थात लवण यहाँ पे हो, लवणों की मात्रा यहाँ पर अधिक हो, इसमें समुद्री जल कहते हैं। समुद्री जल में लवण की मात्रा ज्यादा होती है ना। यदि अलवड़ी जल या अलवड़ी अथवा सामान्य जल की अपेक्षा अमीबा को समुद्र के खारे जल तथा नमक के विलयन में रखा जाए तो इसका कोशिका द्रव्य समुद्री जल से समपराशरी अथवा निम्न पराशरी आइसोटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा। समपराशरी का मतलब क्या हो जाएगा, ना कोई भी अणु अंदर जाएगा ना कोई अणु बाहर निकलेगा। समपराशरी आइसोटोनिक, समझ गए? किसमें? समुद्री जल में। कौन से अमीबा को कहा? अमीबा प्रोटीज की बात बता रहे हैं। अमीबा प्रोटीज जो है जनरली कहाँ होता है? अलवड़ी जल में होता है। इसको उठा करके तुमने कहाँ डाल दिया? समुद्री जल में डाल दिया, तो ना कोई पानी अंदर जाएगा ना कोई बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी जो अंदर जाएगा तभी तो ऑक्सीजन जाएगी अंदर ना, ये तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और उस ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करेगा ये अमीबा। और जो समुद्री जल में तूने लवड़ी जल में डाल दिया है तो यह क्रिया नहीं हो पाएगी और अमीबा मर जाएगा। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में या तो समपराशरी हो जाता है या निम्न पराशरी। निम्न पराशरी का मतलब ना, या तो बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा जल। अब बहुत कम जल जाएगा तो उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जितना इसको आवश्यकता है, तभी अमीबा जीवित नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो समपराशरी हो जाएगा या निम्न पराशरी हो जाएगा, ठीक, आइसोटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा। दोनों स्थिति जो है अमीबा के लिए खतरनाक है? अतः बाहरी जल के अमीबा के शरीर में पहुंचने की संभावना जो होती है वो समाप्त हो जाती है। किसमें? जब इसको लवड़ी जल में रखा जाता है। ऐसी अवस्था में अमीबा को पराशरण नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा इसका अधिकतम जल कोशिका के बाहर पराशरित हो जाता है। ठीक है, इसका अधिकतम जल कोशिका से बाहर पराशरित हो जाता है, अतः इसकी संकुचनशील धानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बस जिस चीज का काम ही नहीं रह गया, जब इसका काम ही नहीं रह गया तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती है। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गया कि अमीबा प्रोटियस है, वो यह क्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो मर ही जाएगा। अन्य अमीबा है, ठीक है,
जो अगर जीवित भी रह लेंगे तो उसकी संकुचनशील रिक्तिका समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका काम नहीं रह गया ना, तो वो की आवश्यकता से अधिक जल आ ही नहीं रहा जो बाहर निकाले, तो संकुचनशील धानी या संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लवणीय जल में तो कौन सा अंग रहता है? हाँ, लवणी जल में अमीबा वेरिकोसा जो है वो लवणी जल में रहता है। अन्य भी कई प्रजातियां हैं जो लवणी जल में ही रहती हैं। जैसे अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं, एंट अमीबा। एंट अमीबा का नाम सुना होगा, जो कि मनुष्य में पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी होता है। पेचिश होता अमीबा वो सॉरी मनुष्य में, तो एंट अमीबा के द्वारा होता है। तो एंट अमीबा के कोशिका द्रव्य के पोषक के माध्यम से आइसोटोनिक होने के कारण इसे पराशरण नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एंट अमीबा है, इसमें पराशरण नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो लवणी जल में आसानी से रह सकता है। ठीक है, अतः इसमें संकुचनशील रिक्तिका का अभाव होता है। यदि एंट अमीबा को आशुत जल में रख दिया जाए, आशुत जल जानते हो? आशुत जल अलवड़ी जल में, आशुत जल में अलवड़ी जल में। ठीक है, अगर देखिए एंट अमीबा भी होता है, एंट अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो लवणी जल में आसानी से रह सकता है, लवणी जल में आसानी से रह सकता है। अब इसको तुमने उठा करके किसमें डाल दिया? अलवड़ी जल में डाल दिया, या आशुत जल में जो है कोई लवण नहीं है उसमें डाल दिया। उस कंडीशन में देखिए ये क्या करता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आवश्यकता से वो बाहरी जल जो होता है वो एंट अमीबा के अंदर जाना शुरू कर देगा। क्यों? तुमने क्या किया है, उस एंट अमीबा को डाल दिया है अलवड़ी जल में। ठीक है, तो ये वाली क्रिया शुरू हो जाएगी, पानी बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। संकुचनशील रिक्तिका तो इसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अमीबा फट जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, संकुचनशील रिक्तिका है नहीं और पानी लगातार अंदर जा रहा है, क्योंकि वो तो लवड़ी जल में रहने वाला है अमीबा, और तुमने उठा करके अलवड़ी जल में डाल दिया। और अलवड़ी जल में डालने पर क्या होगा, उसमें संकुचनशील रिक्तिका होना जरूरी है, अब वो है नहीं जो अनावश्यक जल को बाहर निकाले। अब पानी तो लगातार उसमें जाता रहेगा ना, तो एंट अमीबा जो है फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका जो होती है बहुत ही क्रियाशील रहती है, क्योंकि सिस्टोल डायसिस्टोल ये क्रिया चलती रहती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को चाहिए। समझ गए? कोशिकांगों में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता संकुचनशील रिक्तिका होती है, क्योंकि जो ज्यादा एक्टिव होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए जो है संकुचनशील रिक्तिका के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। समझ गए? इसीलिए संकुचनशील रिक्तिका के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि संकुचनशील रिक्तिका को एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट नंबर शुरू करेंगे अमीबा में उत्तेजनशीलता या इरेटेबिलिटी इन अमीबा। किस प्रकार से अमीबा में उत्तेजनशीलता होती है जिससे वो सजीवता का लक्षण दिखाता है। हम कह सकते हैं अमीबा सजीव है। क्यों? ये तो कहेंगे कि अमीबा सजीव है। कैसे कहेंगे? कि उसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है, इसीलिए भी कहेंगे कि अमीबा जो है वो सजीव है। उत्तेजनशीलता समझ रहे हो? अरे कोई आलपिन की नोक तुमको तुम्हारे शरीर में चुभाए तो क्या करोगे? तुम एकदम जंप करोगे या कोई ऐसी एक्टिविटी एकदम करोगे हैं। कितने भी सुस्त बैठे हो तो क्या है ये उत्तेजनशीलता है, इरेटेबिलिटी है। तो अमीबा में इस प्रकार से ये क्रिया पाई जाती है। जैसे भयंकर धूप होती है तो हम लोग पेड़ की छाया की तरफ भागते हैं, तो क्या है? ये उत्तेजनशीलता है, इरेटेबिलिटी है। तो नेक्स्ट नंबर शुरू करेंगे अमीबा में उत्तेजनशीलता।